जनवरी और आज की हम करंट अफेयर में फिर रोज़ की तरह 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि एनएसओ के पहले अग्रिम अनुमान एफए के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की अनुमानित रियल जीडीपी विकास दर क्या है? देखिए ये जो करंट अफेयर का है ये इकोनॉमी से उठाया गया है ये क्वेश्चन। तो जो अनुमानित दर है विकास दर वो क्या है? तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा 7.4%। अभी इसके हम जो एक्सप्लेनेशन बॉक्स है उसको ओपन कर लेते हैं। इन चारों विकल्प को एक बार देख लेते हैं। जो ए में दिया है कि 6.8%, देखिए ये पिछले कुछ अनुमानों से कम है। और जो आरबीआई ने पहले से जो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है कि एनएसओ ने ताज़ा आंकड़ों में भारत की विकास दर है 7.4% रहने का अनुमान लगाया है। और जो 7.82 थी ये आरबीआई ने पहले इसके आसपास अनुमान लगाया था। अभी जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाता है। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखिए टैग से उठाया गया है कि सड़क निर्माण में व्यावसायिक उपयोग के लिए पराली से बायो बिटुमेन तकनीक विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश है वो कौन सा बना है? तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है हमारा भारत बना है। अभी इनके चारों को हम एक बार एक्सप्लेन करते हैं आपको। देखिए चीन की बात करें यहाँ प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक अलग तकनीक है। अमेरिका अमेरिका देखिए अमेरिका में यहाँ सिंथेटिक बिटुमेन का प्रयोग होता है। जो भारत है इसका जो राइट आंसर है भारत ने पराली की समस्या को सुलझाने के लिए यह ऐतिहासिक तकनीक है विकसित की है। और जो ब्राज़ील है ये एथेनॉल और ब्लेडिंग में आगे है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 जनवरी 2026 को निर्धारित ईओएसएन वन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन के लिए इसरो ने किस रॉकेट का है उपयोग किया है मतलब करेगा? तो जो इसका राइट आंसर है किसका उपयोग करेगा इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाता है यानी कि PSLV C62 इसका उपयोग करेगा। अब इसके एक्सप्लेनेशन बॉक्स को खोल लेते हैं। देखिए LBM-3 की बात करें ये भारी उपग्रह जैसे चंद्रयान के लिए है। और जो PSLV C62 जो इसका राइट आंसर है इसरो ने इसे मिशन के लिए अपने सबसे भरोसेमंद यानी PSLV रॉकेट के C62 संस्करण को चुना है। उसके बाद में हमारा जो GSLV है इसमें है जियो सिंक्रोनस कक्षाओं के लिए है। और ये जो है एसएलवी ये छोटे उपग्रहों के लिए एक नया रॉकेट है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो चौथा क्वेश्चन है कि फरवरी मार्च 2026 में होने वाले आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप की सह मेजबानी कौन से दो देश करेंगे? तो जो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाता है भारत और श्रीलंका है इसकी मेजबानी करेंगे। देखिए ये जो आंसर पहला था AUS या NZ ये पिछला टूर्नामेंट हुआ था यहाँ। और भारत और श्रीलंका है 2026 का T20 वर्ल्ड कप इन दो एशियाई देशों में होगा। और जो हमारा सी है यहाँ 2030 की योजना है जो 2030 में होगा। और यहाँ पर है आपका जो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ 2024 का वर्ल्ड कप हुआ था। इसको क्लोज करते हैं यानी कि वेस्ट इंडीज और यूएसए ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड और इंग्लैंड और आयरलैंड। यहाँ पर आप ऑप्शन तीनों में देख सकते हैं इंग्लैंड आयरलैंड और यहाँ पर ये जो है वेस्ट इंडीज और यूएसए लिखा है यहाँ पर और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड था ऊपर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत में नए अमेरिकी राजदूत यानी कि अम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाता है यानी कि सर्जियो गोर। सर्जियो गोर की बात करें देखिए इन्हें ट्रंप ने भारत में नए राजदूत के तौर पर है चुना है। उसके बाद एरिक गारसेटी ये जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है देखिए एरिक गारसेटी और निक्की हेली विवेक रामास्वामी इनकी बात करते हैं। देखिए विवेक रामास्वामी की बात करें ये ट्रंप प्रशासन में DOG विभाग में रहे हैं विभाग देख रहे हैं। और जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। निक्की हेली की बात करें ये UAN में पूर्व राजदूत हैं। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 कि गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार जनगणना 2027 का पहला चरण किस तारीख को है शुरू होगा? तो जो इसका पहला चरण है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 1 अप्रैल 2026 को। अभी बाकी हम 1 जनवरी 15 अगस्त और 2 अक्टूबर की बात कर लेते हैं। देखिए 1 जनवरी ये केवल एक नए साल की शुरुआत थी आपकी। उसके बाद में जो आपका 1 अप्रैल 2026 है इस तारीख से मकानों की सूचीकरण यानी कि हाउस लिस्टिंग का काम शुरू होगा। 15 अगस्त को आपका स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। उसके बाद में 2 अक्टूबर को आपकी गांधी जयंती। जनवरी 2026 में चुनाव आयोग द्वारा लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन
पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो जो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, यानी कि भारत मंडपम जो इसका राइट आंसर है। अभी इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए यश भूमि क्या है? यहाँ द्वारका में नया कन्वेंशन सेंटर है। विज्ञान भवन की बात करें, यहाँ सरकारी बैठकें होती हैं। और जो भारत मंडपम है यहाँ पर नई दिल्ली के इस वेन्यू में ये बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होगा, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था। देखिए हैदराबाद की बात करें तो यहाँ विदेशी मेहमानों का स्वागत होता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि हाल में ही अमेरिका ने किस महासागर क्षेत्र में रूसी ध्वज वाले टैंकर मारीनारा वेला 1 को जब्त किया है? तो जो इसका राइट आंसर है हमारा उत्तरी अटलांटिका महासागर, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इनको एक्सप्लेन करते हैं कि देखिए प्रशांत महासागर की बात करें तो ये सबसे बड़ा महासागर है। उसके बाद जो आपका हिंद महासागर है ये भारत के दक्षिण में आपका पड़ता है। उत्तरी अंटार्कटिका महासागर की बात करें तो देखिए अमेरिका ने प्रतिबंधों के उल्लंघन के चलते यहाँ जहाज है आपका जब्त किया, जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था। लाल सागर की बात करें तो यहाँ हुतियों का संकट रहता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 1026 ईस्वी में किस आक्रमणकारी द्वारा मंदिर पर किए गए हमले की 1000वीं वर्षगांठ है? देखिए हिस्ट्री कल्चर से उठाया गया क्वेश्चन है। तो जो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, यानी कि महमूद गजनवी। तो इसका जो राइट आंसर आपका महमूद गजनवी हो जाता है। अभी हम इसको एक बार और एक्सप्लेन करते हैं कि गौरी कौन था। देखिए इसने पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया था। जो महमूद गजनवी है इसका राइट आंसर है। इसने 1026 में सोमनाथ को लूटा था। अब हम उसको पुनर्निर्माण और स्वाभिमान मना रहे हैं। उसके बाद में खिलजी की बात करें तो ये दिल्ली का सल्तनत शासक था। बाबर है ये मुगल वंश का संस्थापक था। तो जो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 से 18 जनवरी तक आयोजित होने वाले 53वें विश्व पुस्तक मेले यानी कि वर्ल्ड बुक फेयर का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो जो इसका आयोजन किया जा रहा है हमारा भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर आयोजन इसका हो रहा है। अब हम इन चारों विकल्प को एक बार देख लेते हैं। देखिए मुंबई की बात करें तो ये फ़िल्म सिटी है और फ़िल्म सिटी के नाम से जानी जाती है। कोलकाता की बात करें तो हम तो यहाँ का पुस्तक मेला भी बहुत प्रसिद्ध है। उसके बाद जो भारत मंडपम इसका राइट आंसर है। नई दिल्ली में ये मेला आयोजित होगा जिसमें दुनिया भर के प्रकाशक आएँगे। उसके बाद में बेंगलुरु की बात करें तो ये एक हमारा आईटीआई हब है, मतलब आईटी हब है। उसके बाद हमारा है कि हाल में ही प्रधानमंत्री किस क्षेत्र के भारतीय स्टार्टअप के साथ एक उच्च स्तरीय गोलमेज बैठक की अध्यक्षता की? तो जो इसका राइट आंसर है ये टैक्स से उठाया गया है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि इंडियन एआई स्टार्टअप। अब इनकी हम बात कर लेते हैं। देखिए एआई स्टार्टअप जो ऑप्शन नंबर सी था इसका हमारा, इसमें पीएम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एआई के भविष्य पर चर्चा की है। उसके बाद में जो हमारा स्पेस टेक है, इसरो इसरो इस क्षेत्र को लीड करता है। फिनटेक ये बैंकिंग से जुड़ा है और जो एग्री टेक है ये हमारा कृषि तकनीक से है, ये आपको याद रखना है। आरबीआई ने हाल में ही नियामक आवश्यकताओं का पालन न करने पर किसकी पंजीकरण प्रमाण पत्र यानी कि रजिस्ट्रेशन है रद्द कर दिया है? तो 4 विकल्प दिए हैं। 10 सरकारी बैंक तो जो इसका राइट आंसर है हमारा 35 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां एनबीएफसीएस की है, इसने रद्द कर दी है। तो जिसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अब इनको हम देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर बी था, आरबीआई ने नियमों की अनदेखी करने पर इसकी है लाइसेंस है रद्द कर दिया है। बैंक की बात करें, देखिए सरकारी बैंकों पर ऐसी कार्रवाई दुर्लभ है और जो पेटीएम है इस पर पहले कार्रवाई हो चुकी है और जो सहकारी ये छोटे स्तर पर होते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने साझेदारी सुदृढ़ करने हेतु किस एकीकृत डिजिटल पोर्टल का है शुभारंभ किया है? तो जो इसका राइट आंसर है, देखिए गवर्नमेंट स्कीम से लिया गया है ये। तो जो इसका राइट आंसर है हमारा पंखुड़ी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देख सकते हैं। उसके बाद में है सखी की बात करें तो ये वन स्टॉप सेंटर योजना है पंखुड़ी, जो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ये नया पोर्टल विकास और साझेदारी को मजबूत करने के लिए लॉन्च किया गया है। वात्सल्य की बात करें ये बच्चों के लिए है और जो नारी शक्ति है ये पुरस्कार का नाम है आपका। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि किस राज्य के राज्यपाल ने मृत्यु आधारित शिक्षा के लिए संस्कार शाला का शुभारंभ किया है?
तो जो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। देखिए असम की बात करें तो असम ने है असम के राज्यपाल ने बच्चों को नैतिक मूल्यों के लिए संस्कार शाला शुरू की थी। और यूपी की बात करें, यहाँ मिशन शक्ति अभी चल रहा है। एमपी में यहाँ लाडली बहना योजना आपकी है प्रसिद्ध है, और असम जो इसका राइट आंसर है। और गुजरात में कौन सी योजना है, यहाँ ज्ञान शक्ति प्रोजेक्ट है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय रेशम बोर्ड यानी कि सेंट्रल सिल्क बोर्ड में निदेशक वित्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। अपॉइंटमेंट से लिया गया है, देख सकते हैं। तो जो नियुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, यानी पी एस ग्रीसा को हमारा नियुक्त किया गया है। देखिए पी एस ग्रीसा है, इन्हें सिल्क बोर्ड में वित्त निदेशक बनाया गया है। सोमनाथ की बात करें तो ये इसरो के आपके चीफ हैं। उसके बाद में जो राजीव कुमार हैं, ये पूर्व चुनाव आयुक्त रहे हैं। जो अलका मित्तल हैं, ये हैं आपकी ओएनजीसी से जुड़ी रहती हैं, मतलब जुड़ी हुई हैं ये। उसके बाद हमारा ऑप्शन नंबर मतलब 16 क्वेश्चन है कि किस वायसराय के कार्यकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 है पारित किया गया है। तो कब पारित किया गया था ये, मतलब अधिनियम 1904 पारित किया गया था, तो ये आपका इस ऑप्शन नंबर सी हो जाता है कि लॉर्ड कर्जन। तो अब इनको एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं चारों विकल्प को। देखिए डलहौजी की बात करें तो इन्होंने रेलवे और हड़प नीति चलाई थी। उसके बाद जो कैनिंग है, ये 1857 की क्रांति के समय थे आपके। लॉर्ड कर्जन की बात करें तो इनके समय में ही स्मारकों के संरक्षण का कानून और बंगाल के विभाजन 1905 हुआ था आपका, 1905 में हुआ था। माउंटबेटन तो ये आज़ादी के समय थे। अभी जो हमारा 17 क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा किस समिति को है नियुक्त किया गया था। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो किसे नियुक्त किया गया था, तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, यानी कि हंटर आयोग को है आपका नियुक्त किया गया था। एक बार इनको भी एक्सप्लेन करते हैं। देखिए साइमन की बात करें तो ये है हमारा 1928 में है, भारत आया था। हंटर आयोग की बात करें तो 1919 के जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए हंटर कमीशन बना था। जो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। क्रिप्स क्रिप्स मिशन आपका कब आया था, ये 1942 में आया था। बटलर की बात करें तो ये देशी रियासतों से आपका जुड़ा होता है, मतलब जुड़ा हुआ था। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भारत में मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी तैयार करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है। देखिए 5 क्वेश्चन है स्टैटिक जीके के, बाकी आपके 15 थे करंट अफेयर के। तो ये कौन सी संस्था जिम्मेदार है, तो इसकी बात करें तो जो संस्था आपकी आरबीआई यानी कि मौद्रिक नीति समिति इसके लिए जिम्मेदार है। तो जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। देखिए यहाँ पर वित्त मंत्रालय की बात करें, ये राजकोषीय नीति बजट देखता है। जो सेबी है, ये शेयर बाजार को रेगुलेट करता है। जो आपकी मार्केटिंग चलती है शेयर मार्केटिंग, उसको देखता है, उस पर नज़र रखता है शेयर्स पर। आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक की एमपीसी कमेटी ब्याज दरें तय करती है। जो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। एसबीआई की बात करें तो ये हमारी एक वाणिज्यिक बैंक है। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट एटना यानी एक प्रसिद्ध सक्रिय ज्वालामुखी है जो किस देश में स्थित है। ये जो कौन से देश में स्थित है इसकी बात करें तो ये हमारा इटली में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है राइट आंसर। देखिए जापान में बात करें, यहाँ आपकी माउंट फूजी है। इंडोनेशिया में यहाँ आपका माउंट मेराउपी है। उसके बाद में इटली, जो इसका राइट आंसर है, यहाँ माउंट एटना इटली के सिसिली द्वीप पर है। उसके बाद में अमेरिका की बात करें तो यहाँ माउंट सेंट हेलेंस है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है कि कपास कॉटन की खेती के लिए कौन सी मिट्टी है आपकी सबसे उपयुक्त है। तो जो आपकी सबसे उपयुक्त मिट्टी है कपास के लिए, मतलब कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है, तो जो इसका राइट आंसर है हमारी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काली मिट्टी, या फिर इसे रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। तो अभी हम इसके एक बार लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए लाल मिट्टी है, ये किसके लिए है, ये मोटे अनाज के लिए आपकी ठीक रहती है। काली मिट्टी है, जो कि इसका राइट आंसर है, इसे कपासी मिट्टी या रेगुर भी कहा जाता है। ये नमी को सोख कर रखती है, इसलिए ये है आपकी, जो इसमें दिया था कपास की खेती के लिए, ये सबसे उपयुक्त मानी जाती है। उसके बाद में जो जलोढ़ मिट्टी है ऑप्शन नंबर सी में, ये गेहूँ और धान के लिए आपकी अच्छी होती है। और जो लैटेराइट है, ये चाय कॉफ़ी के लिए अच्छी होती है, मतलब जो चाय और कॉफ़ी की खेती होती है उसके लिए अच्छी होती है।